अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तहरीक लब्बैक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन दोनों जमातों के हवाले से कुछ तफसीलात हैं आज के इस व्लॉग में, वो आपके साथ शेयर करूंगा। सदर ट्रंप के खिलाफ क्यों एहतजाज हो रहा है, उस हवाले से भी कुछ खबरें हैं। एक सीनियर सहाफी के खिलाफ बाकायदा अदालत में मुकदमा शुरू होने लगा है, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं। और तजर्बाकारों की जो मईशत है, जिस तरीके से ये मईशत चला रहे हैं, उससे गरीब को कितना नुकसान हो रहा है और अमीर को कितना फायदा दिया जा रहा है, उस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, कुछ मजीद खबरें। कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग के अंदर वो भी आपके साथ शेयर की जाए। हम शुरू करते हैं गजा से, क्योंकि गजा का जो अमन मुआहदा है वो खतरे में पड़ चुका है। वहां पे इसराइल ने स्ट्राइक्स की हैं। कल रात को अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि इसराइल ने गजा में 20 एयर स्ट्राइक्स यानी 2 दर्जन के करीब वहां पे फजाई हमले किए हैं, मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बनाया है। जब से यह अमन मुआहदा हुआ है, बार बार लोग ये कह रहे हैं कि इसमें इसराइल की गारंटी कौन देगा। सदर ट्रंप के लिए नोबेल पीस प्राइज की बात की जा रही है, इसराइल ने उनको नामजद किया, पाकिस्तान भी उनको नामजद कर रहा है। लेकिन एक डाउट जिसका बार बार इजहार किया जा रहा था वो ये था कि भाई इसराइल इसके ऊपर कायम नहीं रहेगा। जब से ये अमन मुआहदा हुआ है, इसराइल मुतअद्दिद बार फलस्तीन के अंदर, गजा के अंदर कार्रवाइयां कर चुका है, बहुत सारे लोगों को शहीद कर चुका है, और अब फिर अगेन वहां पे उसने 2 दर्जन के करीब एयर स्ट्राइक्स की हैं। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर हम देख रहे हैं सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज भी हो रहा है। नो किंग्स डे वहां पे मनाया गया। अब बुनियादी तौर पे एहतजाज ये हो रहा है सदर ट्रंप के खिलाफ कि भाई तुम एक जमहूरी मुल्क के रहनुमा हो, तुम कोई बादशाह नहीं हो। तुम जिस किस्म की हरकतें कर रहे हो कि जनाब ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर मैंने पास कर दिया, ये कर दो, वो कर दो, इसको पकड़ लो, उसको ऐसे कर दो, एंतिफा के खिलाफ जनाब क्रैकडाउन कर दो, उसको कालादम करार दे दो। अब एंतिफा वहां पे एक जो है, आप जिसे कह सकते हैं एक जमात तो नहीं है बल्कि एक मूवमेंट है, वो एक आइडियोलॉजी है। उसमें ये वो लोग हैं जो लेफ्टिस्ट हैं, जो राइट विंग पॉलिसीज के खिलाफ, नस्ल परस्ती के खिलाफ, जहारियत के खिलाफ, दूसरे ममालिक पे हमला करने के खिलाफ ये उसके ऊपर कंपेन करते हैं, मुजाहरे करते हैं। इनका कोई लीडर नहीं है, ये एक तरह से एक आइडियोलॉजी है। और माजी में भी इनके खिलाफ जब कार्रवाई वगैरह करने की कोशिश की गई इस ग्रुप के खिलाफ, तो FBI ने यही बताया कि भाई इनके कोई ऐसे सरकर्दा लीडर नहीं है, लेकिन ये एक नजरिया है। लेकिन सदर ट्रंप साहब ने उनको एक दहशतगर्द ग्रुप करार दे दिया, उनके खिलाफ कार्रवाई वगैरह भी की गई, क्योंकि वो यही कहते हैं कि सदर ट्रंप साहब का जो रवैया है वो नस्ल प्रस्ताना है, वो माइनॉरिटीज को टारगेट करते हैं, वो इमिग्रेंट्स को टारगेट करते हैं। और इसके अलावा भी वहां पे सदर ट्रंप साहब की जानिब से मुख्तलिफ किस्म के जो स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, कभी इस मुल्क को धमकी देना, कभी उस मुल्क को धमकी देना, कभी ये बात करना, कभी वो बात करना, तो लोगों ने बड़ी तादाद में मिलियंस बाहर निकले। BBC ने इसको रिपोर्ट किया, दीगर जो वहां पे अमेरिका के न्यूज इदारे हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया कि बड़ी तादाद में लोग वीकेंड के ऊपर अमेरिका में बाहर निकले, सदर ट्रंप के खिलाफ एहतजाज किया और उनको यह बताया कि भाई तुम बादशाह नहीं हो। अब होता यह है कि जो सोसाइटी होती है वो इतनी जल्दी चेंज नहीं होती। सोसाइटी के अंदर जब डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हो, लोगों को पता है कि ये हमारे राइट्स हैं, और लोग इतनी जल्दी अपने राइट्स किसी को देते नहीं है। इसी तरह एक ऐसी सोसाइटी जहां पे डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा मजबूत ना हो, उसको भी तब्दील होते हुए टाइम लगता है। आप जाके ऑक्सफोर्ड सर्कस में खड़े हो जाएं, या आप जाके कहीं पे एफल टावर के पास खड़े हो जाएं, या मैड्रिड में कहीं पे खड़े हो जाएं, या स्विट्जरलैंड में कहीं पे खड़े हो जाएं, या अमेरिका में कहीं पे जाके खड़े हो जाएं, आप अपनी तालीमात उनको बताते रहें। आप ये बताते हैं कि जी हमारा मुआशरा बड़ा अच्छा है, आप ये करें वो करें, वो ये सारी चीजें इतनी जल्दी आपकी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसलिए कि ओवर द सेंचुरीज उनका एक माहौल बना है, उनका एक मूड बना है, उसके मुताबिक वो काम करते हैं, उसके मुताबिक वो चीजों को देखते हैं, परखते हैं, फैसले करते हैं। और इसी तरह अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो बड़ी मजबूत रही है, और अमेरिका के अंदर माजी में सिविल राइट्स मूवमेंट चली, दीगर चीजें चली। और अब ट्रंप जिस तरीके से कर रहे हैं कि इस शहर में फौज भेज दो, उधर नेशनल गार्ड भेज दो, ये कोई मुजाहरा नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उसके खिलाफ अब वहां की अवाम एहतजाज कर रही है, और बड़े पैमाने पे एहतजाज कर रही है। और वो बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि नो किंग्स डे है, कि भाई तुम बादशाह नहीं हो, तुम एक जमहूरी मुल्क के अंदर एक सदर हो, और तुम्हारा जो इख्तियार है वो आइन और कानून के अंदर है। ये नहीं है कि तुम आइन और कानून से बाहर निकल के अपना इख्तियार इस्तेमाल करो। एनीवे, जब ये सारा एहतजाज हो रहा था ट्रंप साहब के खिलाफ, तो अब आप ट्रंप की जो है लीडरशिप का, या उसकी मैं ज़हनी कैफियत का तो नहीं कहूंगा, मुनासिब नहीं लगता, तो हम लीडरशिप कह लेते हैं, का अंदाजा लगा लें कि वो ट्रंप जिसको हम नोबेल पीस प्राइज दे रहे हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये वीडियो शेयर की जो सामने आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने एक ताज पहना हुआ है और वो एक फाइटर जेट के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो जहां पे मुजाहरे हो रहे हैं वहां पे ऊपर जाके वो ऊपर से लोगों के ऊपर गंद फेंक रहे हैं। ये अमेरिका का सदर है,
ये दुनिया की वाहिद सुपर पावर का सदर है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो भरी महफिल में दुनिया भर के लीडरान के सामने एक मुल्क के लीडर को कहते हैं भाई इधर आओ, तुम मेरी कमरे के अंदर बड़ी तारीफें कर रहे थे, इधर दुनिया के सामने मेरी तारीफें करो। और जब वो तारीफें कर रहा होता है तो ट्रंप बड़ा जनाब मोज़ेज़ सा मुंह बना के सुन रहे होते हैं कि मेरी तारीफें हो रही हैं। तो उनको सिर्फ अपनी तारीफें पसंद है। अगर उनके खिलाफ एहतजाज होगा तो वो ऊपर से लोगों के ऊपर गंद फेंकेंगे। पर एनीवे उनके खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि जो माशरों के अंदर जमहूरी रवायात होती हैं उनको जब एक तरह से आप जब मजबूत कर लें, वो अपनी जड़ें पकड़ लें, तो उनको एक जड़ से उखाड़ना इतना आसान नहीं होता। और मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ट्रंप वो वाहिद सदर हैं कि जिनके खिलाफ मुआखजा हो सकता है। अगर कोई ऐसी चीज होगी तो ट्रंप के अंदर वो तमाम चीजें हैं कि जिस किस्म की वो हरकतें कर रहे हैं और वक्त के साथ साथ जिस तरीके से वो हर जगह पे अपना बंदा लगा रहे हैं, वो अपने बेटे के जरिए डीलें कर रहे हैं। कभी इधर लीडरान से जाके उनका बेटा मिलता है, कभी उधर वो जाते हैं, दुनिया भर से वो पैसे मांग रहे हैं। अमेरिका का एक इमेज था, वो सऊदी अरब जाते हैं तो कहते हैं पैसे दो, कतर जाते हैं तो जहाज ले लेते हैं, जिधर वो जाते हैं वो कहते हैं बख्शिश दो। तो या तो उनको बख्शू पसंद है जो उनकी तारीफें करें, या वो पसंद है जो उनको बख्शिश दें। ये उस दिन बीबीसी उर्दू के अंदर मैं पढ़ रहा था, वहां पे लिखा हुआ था। एनीवे पता नहीं बीबीसी वालों ने क्यों लिखा और वो किसके हवाले से लिख रहे थे, पर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये अजीब एक सुपर पावर है जिसका सदर पूरी दुनिया से पैसे मांग रहा है और कहता है जी हमें पैसे दो, हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करो। तो उसकी वजह से जो अमेरिका का एक ओवरऑल इमेज डैमेज हुआ है उसके खिलाफ भी ये एहतजाज था। और दीगर चीजें जो मैंने आपको बताई उस हवाले से भी अमेरिका में ये बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ। अच्छा, पाकिस्तान में भी एहतजाज की एक तारीख है। तहरीक इंसाफ वाले भी एहतजाज करते रहे, तहरीक लब्बैक वाले भी एहतजाज करते रहे। तहरीक लब्बैक के खिलाफ जब हुकूमत ने ऑपरेशन किया, तहरीक लब्बैक की सियासत एक मुख्तलिफ नौइयत की सियासत थी। जिस दिन ये ऑपरेशन हुआ उसी दिन मैंने कहा कि किसी को ये राइट हासिल नहीं है कि वो आइन और कानून के मावरा तहरीक लब्बैक वालों के खिलाफ ऑपरेशन करें या खुदा न खास्ता उनको नुकसान पहुंचाए। हर किसी का ये आईनी राइट है कि आइन के अंदर जो उनके हकूक हैं वो उनको मिलें, चाहे वो गलत भी कर रहे हैं तो फिर भी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि कानून के मुताबिक आपने उनके साथ कैसा सलूक करना है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने आपके साथ ये चीज भी शेयर की कि तहरीक लब्बैक और तहरीक इंसाफ में बड़ा फर्क है। तहरीक लब्बैक के खिलाफ अगर ऑपरेशन होगा, इनके ऊपर थोड़ी सी सख्ती आएगी तो ये जमात आपको कहीं पे नजर नहीं आएगी। इनको कंट्रोल करना आसान होगा हुकूमत के लिए। ये मैंने अपने पहले व्लॉग में कहा था, अभी भी आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद आपने देखा कि काफी हद तक आपको तहरीक लब्बैक कहीं पे नजर नहीं आई। अब तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी मुख्तलिफ किस्म का क्रैकडाउन भी होता रहा, इनके लोग भी पकड़े गए और तहरीक लब्बैक वाले इनके मजाक भी उड़ाते थे। तहरीक लब्बैक की लीडरशिप इनको किन के बच्चे कहती थी वो भी सबके सामने। लेकिन इस चीज से कतई नजर देखें, जिसका जो आईनी और कानूनी हक है आप उसको ट्रैम्पल नहीं कर सकते। मैं एक दफा फिर रिपीट करूंगा, पहले भी कह चुका हूं कि तहरीक लब्बैक को भी अब ये रियलाइज करना चाहिए कि मुल्क में अकलीतों के हकूक होंगे तो मेजॉरिटी के भी हकूक होंगे, ताकतवरों के भी हकूक होंगे। अगर आप अकलीतों के राइट्स उनसे लेने की कोशिश करेंगे, उनके फंडामेंटल राइट्स को आप जो है कुचलेंगे तो आपके अपने राइट्स भी कुचले जाएंगे, फिर आप भी शिकायत करेंगे। अच्छा, एनीवे जिस तरह मैंने आपको कहा कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी बहुत कुछ हुआ, उनके लीडरान को भी पकड़ा गया, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमात चले, लोगों को जमात भी छुड़वाई गई। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी जबरदस्ती छुड़वाई गई, कुछ लोग ये कहते हैं कि जी वो अपनी मर्जी से चले गए। ये मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं, ये जुनैद अकबर साहब की वीडियो। आजकल आप जुनैद अकबर को तो सुनते हैं, लेकिन जब वहां पे निगरान हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, जुनैद अकबर को एक शहर से पकड़ा जाता था, दूसरे शहर ले जाया जाता था, बार बार उसको गिरफ्तार किया जाता था। जिस वक्त जुनैद अकबर के साथ ये हो रहा था तो उस वक्त जुनैद अकबर जब एक अदालत में पेशी पे आए तो उन्होंने क्या बात की थी, जरा सुनिएगा। 9 FIR आपने काटी, मुझ पे 9 FIR करी। आप हिम्मत करें, आप FIR ही काटे, मैं इसको इंशाल्लाह मैं उसका सामना करूंगा। और इंशाल्लाह ये गलतफहमी में कोई न रहे कि जुनैद अकबर खान को छोड़ेगा। जुनैद अकबर जान देगा लेकिन खान को नहीं छोड़ेगा। ये याद रखें, खान मेरा लीडर नहीं है, खान मेरा इश्क है। जी, आपने सुना, ये तो एक जुनैद अकबर की मैंने आपको मिसाल दी है। इसके अलावा और भी मैं बहुत सारी मिसालें दे सकता हूं। लेकिन उसके बावजूद, इस सारी चीजों के बावजूद अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। एक सूबे में उसकी हुकूमत है, वहां पे उन्होंने अपना एक वज़ीर आला भी मुंतखब करवा लिया, जिसके हवाले से वफाकी वज़रा ये कहते रहे कि किसी सूरत में उसको मुंतखब नहीं करने दिया जाएगा, किसी सूरत में उसको इक़्तिदार में नहीं आने दिया जाएगा, किसी सूरत में उसको वज़ीर आला की सीट पे नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन वो बैठ गया। तो ये एक बुनियादी फर्क है। फर्क किस वजह से है? तहरीक इंसाफ की जो सपोर्टर बेस है वो आम आवाम के अंदर है। उसके अंदर अमीर लोग भी हैं, उसके अंदर गरीब लोग भी हैं, उसमें मजहबी तबका भी है, उसमें लिबरल तबका भी है, उसमें दानिश्वर तबका भी है, उसमें आम ब्लू कॉलर वर्कर भी हैं, उसमें जो अशराफिया के लोग हैं वो भी हैं। तो वो एक वाइड, जिसे आप कह सकते हैं, सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को अपील करती है उसकी सियासत।
जब आपकी सियासत ऐसी हो तो उसको आप नहीं खत्म कर सकते किसी भी सोसाइटी के अंदर से। लेकिन जब आपकी एक मखसूस किस्म की सपोर्ट होती है जैसे टीएलपी की है, तो उसको कर्टेल करना बड़ा आसान है। अब उनके तमाम जो मौलाना हजरात हैं जो बड़े सख्त सख्त बातें भी करते थे, उनकी मसाजिद में जाके हुकूमत ने औकाफ वालों को बैठा दिया है, तो अब तहरीक लब्बैक का कोई बंदा आपको नजर नहीं आता। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस वक्त तहरीक लब्बैक के लिए सबसे ज्यादा आवाज कौन उठा रहा है? तहरीक इंसाफ वाले उठा रहे हैं, उनकी हुकूमत उठा रही है। लेकिन जब उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता था तो ये किस तरह की बातें करते थे, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। ये जो तहरीक इंसाफ तहरीक लब्बैक के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार कर रही है या उनके राइट्स की बात कर रही है, ये कोई तहरीक लब्बैक वालों पे वो एहसान नहीं कर रहे। ये वही प्रिंसिपल है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको बताया। अगर आपके मुखालिफ के जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड होंगे आइन के तहत, तो आपके राइट्स की भी गारंटी होगी। अगर कमजोर तबकात के राइट्स प्रोटेक्टेड होंगे तो ताकतवर भी महफूज रहेंगे। अगर मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा तो सब महफूज रहेंगे, अदरवाइज फिर किसी का भी यहां पे राइट नहीं होगा, फिर जो है ना फ्री फॉर ऑल होगा, जो मर्जी लोग करते रहे। तो इसी वजह से सारी सियासी जमातों को, जब आप दूसरी सियासी जमातों के हवाले से बात करते हैं या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, तो ये चीज मद्देनजर रखनी होगी कि भाई हम कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रहे कि जिसकी वजह से ओवरऑल आइन को या आइनी रवायात को या जमहूरियत को नुकसान पहुंच रहा है, जिसका आगे चल के हमें भी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा जी, पाक व्हील्स इसको रिपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान में। आपको पता है गाड़ियों के हवाले से ये सबसे बड़ी वेबसाइट है और दीगर जगहों से भी मैंने पता किया तो इसी किस्म की सूरत हाल है। अब जो बजट पेश किया गया है तजर्बाकारों की जानिब से, उस बजट के नतीजे में जो सुजुकी ऑल्टो है उसकी कीमत 1,86,446 रुपए ऊपर चली गई है और अब उसकी कीमत 33,26,446 रुपए हो गई है। दूसरी जानिब जो लेक्सस 600 है 2023 की, उसकी कीमत में 1,10,00,000 से 1,20,00,000 रुपए कमी हो गई है। यानी जो गाड़ी करोड़ों रुपए की जो गाड़ी है उसमें लोगों को तकरीबन 2 करोड़ रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, 1.5-2 करोड़ रुपए का डिस्काउंट, और जो गरीबों के लिए कार है वो जनाब तकरीबन 2 लाख रुपए महंगी हो गई है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इस बजट के नतीजे में गरीब को कितना रिलीफ मिल रहा है। अब ये ड्यूटीज और टैक्सेस कम की गई हैं, जो लग्जरी गाड़ियां हैं जो बाहर से मंगवाई जाती हैं, कितने लोग पाकिस्तान में इनको अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की गाड़ियों को? तो उन गाड़ियों में 10 to 12 मिलियन रुपीज यानी 1,10,00,000, 1,20,00,000, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि अप टू 2 करोड़ तक भी डिस्काउंट मिलता है मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर। तो अमीरों के लिए ये रियायत, उन्होंने जो अपने शौक पूरे करने के लिए गाड़ियां मंगवानी है उसमें करोड़ों रुपए का डिस्काउंट मिलेगा इन तजर्बाकारों के बजट की वजह से। और गरीब आदमी जिसने अपना घर चलाने के लिए, कोई उबर करने के लिए, कोई दूसरी जो टैक्सी सर्विस है कोई भी चलाने के लिए, या अपने आम घरेलू इस्तेमाल के लिए अगर कोई गाड़ी लेनी है तो उसके अंदर उसको 2 लाख रुपया ज्यादा देना पड़ेगा। इससे आप अंदाजा लगा लें कि प्रायोरिटीज क्या है इस निजाम की। अच्छा जी, प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक मुज़म्मती बयान जारी किया है। बुनियादी तौर पे आपको याद होगा कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान साहब के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें उनके ऊपर मंशियात डाली गई थी और दीगर चीजें डाली गई थी। पिम्स अस्पताल से उनको पकड़ा गया था, किसी स्टोरी पे वो काम कर रहे थे। जब ये मुकदमा कायम किया गया था तो राना सनाउल्लाह साहब ने, जो वज़ीर आज़म के मशीर थे, उन्होंने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बैठ के ये कहा था कि ये मनगढ़ंत और झूठा मुकदमा है और जिसने ये मुकदमा बनाया है उसको सजा मिलनी चाहिए। मतीउल्लाह जान पे नशा भी डाल दिया था कि पता नहीं उसके पास से मंशियात मिली है, ये चीज मिली है, वो चीज मिली है। अब उस मुकदमे के अंदर बाकायदा अदालत के अंदर इस्लामाबाद पुलिस ने चालान जमा कर दिया है और उसके ऊपर ट्रायल शुरू हो रहा है, जिसके ऊपर सीनियर सहाफी साकिब बशीर साहब ने भी तनकीद की हुई है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इसके ऊपर एक मुज़म्मती बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान के खिलाफ मंशियात बरामदगी के मनगढ़ंत मुकदमा में इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बेबुनियाद शवाहिद पर मबनी चालान जमा कराने और अदालत में बाकायदा ट्रायल का आगाज करने की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं और ये वाजे करते हैं कि ऐसे हुज्जत कंडों से सहाफियों को सच बोलने और हकायक अवाम तक पहुंचाने से नहीं रोक सकते। ये उन्होंने हुक्मरानों के लिए कहा है। उसके अलावा दीगर जो सीनियर सहाफी हैं, एजाज सैयद साहब भी इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने भी लिखा हुआ है कि भाई ये किस किस्म का मुकदमा है। इसको हाई कोर्ट ने फौरन जो है उनको दे दी थी, जमानत भी दे दी थी, लेकिन उसके बावजूद जज साहब ने पहले रिमांड भी दिया और अब ये मुकदमा भी वहां पे चलाया जाएगा। सीनियर सहाफी शहबाज राना साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट की हुई है कि आई स्ट्रांगली कंडेम बोगस केस अगेंस्ट सीनियर जर्नलिस्ट
मतीउल्लाह जान साहब, और उन्होंने भी कहा है कि जनाब ये कोई केस नहीं बनता था और एक बोगस केस बनाया गया। दीगर सहाफ़ी भी इसकी मजम्मत कर रहे हैं, लेकिन ये वो केस जिसको हुकूमत का अपना मिनिस्टर कह रहा है कि ये बोगस केस है, मनगढ़ंत केस है और केस बनाने वाले पे केस होना चाहिए, उस केस का बाकायदा जो है अब ट्रायल शुरू होने जा रहा है, जिसके ऊपर ये जो सहाफ़ियों की तंजीम है, प्रेस एसोसिएशन है, उसने जनाब इसके ऊपर मजम्मती बयान जारी किया और इसकी मजम्मत की है। आज जी बड़ा एक इजलास होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा में। बाबर सलीम स्वाति साहब ने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का इजलास बुला लिया है। आज 2 बजे ये इजलास होगा। बड़ी वहां पे तकरीरें होंगी, बड़ी वहां पे बातें होंगी। हो सकता है कि सोहेल अफरीदी साहब भी वहां पे आए हों और हो सकता है कि वो वहां पे कोई तकरीर वगैरह भी करें। मैंने उनकी काबीना के हवाले से भी आपको पहले बता दिया था कि काबीना के काफ से लेके ये के नुक्ते तक सारी चीजें इमरान खान साहब की मर्जी से होंगी। अगर कोई आईनी बीच में मसला आया तो वो एक छोटी सी काबीना बना लेंगे और कुछ मामलात को अप्रूव करवा लेंगे काबीना से, और हतमी काबीना जो है वो खान साहब की मंजूरी से होगी। और जब तक खान साहब से मुलाकात नहीं होगी, सोहेल अफरीदी किसी वफाकी मिनिस्टर से नहीं मिलेगा। आपको पता है माजी के अंदर वफाकी मिनिस्टर जाते होते थे, उधर अली अमीन साहब से उनकी मुलाकात भी हो जाती थी। अभी तक जो उनका फैसला है सोहेल अफरीदी साहब का, जो पार्टी के जराये ये बता रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि पहले मेरी मुलाकात मेरे कायद इमरान खान साहब से करवाओगे तो मैं आके आपके बिजनेस में शिरकत करूंगा। ये नहीं हो सकता कि मामूलाते जिंदगी आप कहें इस तरह चलते रहें और इस तरफ जो है आप मेरे सारे आईनी जो राइट्स हैं उनको ट्रैम्पल करते रहें। ऐसा नहीं होगा। तो सोहेल अफरीदी साहब ना वजीर आजम साहब से मिलेंगे, ना किसी वफाकी वजीर से मिलेंगे, ना किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में शिरकत करेंगे, और वो तब तक ये सारी चीजें नहीं करेंगे जब तक उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से नहीं होगी। अभी तक के ये हालात हैं। अगर आगे कोई सिचुएशन तब्दील होती है, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पे उन्होंने जाना है, कोई ऐसी चीज आगे बनती है तो वो हम देखते हैं। लेकिन फिलहाल ये सिचुएशन है। और दूसरी जानिब आज खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का इजलास बुला लिया गया है। पहले ये बताया जा रहा था कि गालिबन ये 27 तारीख को होना था, एक हफ्ते के बाद होना था, लेकिन अब ये पहले बुला लिया गया है। और जो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली है, फिर आपको पता है जब असेंबली लगती है तो फिर वहां पे जो अवाम के नुमाइंदे हैं वो तकारीर वगैरह भी करते हैं। और सोहेल अफरीदी साहब ने भी हाल ही में उधर तकरीर की थी, और कल हो सकता है कि कुछ मजीद चीजें हम वहां पे सुने खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में। अच्छा जी, आखिर में ये तस्वीर आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये सोशल मीडिया पे किसी ने शेयर की हुई थी। गालिबन ये गिलगित बल्तिस्तान की साइड की तस्वीर है। ये 2 टूरिस्ट हैं और इनके हवाले से बताया जा रहा है कि इनका ताल्लुक स्विट्जरलैंड से है। ये वहां पे फिरने गए, उन्होंने कहा कि बड़ा खूबसूरत एरिया है, लेकिन लोग वहां पे जो गंद फेंक के आए हुए थे, कभी जूस का डब्बा, कभी किसी क्रिस्प का पैकेट, उसको देख के उन्होंने वो सारा गंद इकट्ठा किया और साथ एक तस्वीर खिंचवाई। बुनियादी तौर पे पाकिस्तानियों को शर्म दिलवाने की कोशिश की कि सुबह से शाम तक हम कहते हैं सफाई निस्फ ईमान है, सफाई निस्फ ईमान है। सिगरेट पीते हैं तो जमीन पे फेंक देते हैं, खाना खाते हैं तो डब्बा फेंक देते हैं, जूस फेंक देते हैं, जिधर जाते हैं गंद डाला हुआ होता है। कोई पब्लिक टॉयलेट हो उसकी हालत ऐसी होती है कि उधर बंदा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन एट द सेम टाइम हम ये कहते हैं कि जी हम सफाई हमारा निस्फ ईमान है। भाई ये कैसा निस्फ ईमान है कि बाहर से आके आपको यूरोपियन बता रहे हैं कि भाई आप कैसा गंद डाल रहे हैं। आप पेशावर से लेके चले जाएं लाहौर जीटी रोड के ऊपर, कोई एक ऐसा चप्पा आपको नहीं मिलेगा जहां पे आबादी हो और साथ जमीन के ऊपर गंद ना पड़ा हो। कोई जूस का डब्बा, कोई दूध का डब्बा, कोई पैकेट, कोई ना कोई चीज, कुछ ना कुछ गंद आपको जरूर नजर आएगा। जिधर भी आपको आवाम नजर आएगी, जिधर भी आपको पाकिस्तानी नजर आएंगे, ये कोई बाहर से आके, कोई भारत से लोग आके तो नहीं करते, ना ही यूगोस्लाविया से आके लोग करते हैं। हम लोग खुद ही करते हैं। हमें खुद थोड़ी सी शर्म करनी चाहिए। दुनिया भर में आप जाएं तो लोग जहां पे जाते हैं अपना सामान उठा के ले जाते हैं। इधर आप किसी पार्क में जाएं, फैमिली आएगी जनाब, वो पिकनिक करेगी, उधर ही गंद शंद फेंकेंगे और उठ के चले जाएंगे। ये कौन सी तमीज है और ये कौन सी जो है इखलाकियात है? थोड़ा सा हमें खुद ख्याल करना पड़ेगा और ये आपको सिखाना पड़ेगा। आप देख लें स्कूलों के बाहर जो है माँ बाप की क्या हरकतें होती हैं, कभी वो लाइनें तोड़ रहे होते हैं। और स्कूलों के अंदर बच्चों को ये सब कुछ पढ़ाया तो जाता है, सिखाया तो जाता है, लेकिन क्या वजह है कि ये चीजें हम सीख नहीं पाते? इसलिए सीख नहीं पाते कि ये हम प्रैक्टिस नहीं करते। जब तक हम खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो किसी ने तो नहीं सीखना, बच्चे ने तो नहीं सीखना। मैं माजी में भी आपके साथ ये चीज शेयर कर चुका हूं कि आज से तकरीबन 12 साल पहले मैं एक गैर मुल्की नशरियाती इदारे में काम करता था। तो मैं पाकिस्तान आता था तो एक यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरर एज ए लेक्चरर जाता होता था और वहां पे जाके मैं लेक्चर देता था मीडिया के हवाले से। तो उस यूनिवर्सिटी में जो है हर जगह पे इसी किस्म की बातें लिखी हुई थी, सफाई ये है तो वो है और इखलाकियात और ये और वो, बड़े बड़े कॉल, बड़ी बड़ी बातें। और यकीन कीजिए कि मैं उनकी कैंटीन में गया, गर्मियां थी, इतनी ज्यादा मक्खियां कि मक्खियां एक दूसरे के साथ जगह के लिए लड़ रही थी। यानी वो देख रही थी कि किसकी मखसूस सीट खाली हो तो हम उस पर कब्जा कर लें। एक मक्खी उठती थी तो दूसरी उसकी जगह पे बैठ जाती थी। लिटरली
मैं हैरान रह गया कि जनाब यहाँ पे यूनिवर्सिटी लेवल के बच्चे पढ़ते हैं, वो भी उधर ही बैठे हुए हैं, यहाँ पे लेक्चरर्स भी आते हैं और ये एक यूनिवर्सिटी की कैंटीन है। इसको तो अटमोस्ट जो है मुजाहरा करना चाहिए सफाई का। यहाँ पे तो सारे बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन कोई हालात नहीं थे वहां पे भी, और इसी तरह दीगर जगहों पे भी ये चीजें हम देखते हैं। तो हम सब ने इसका ख्याल करना है। अगर अभी भी हमारी हालत ये है कि हम बड़ी अजीम कौम कहते हैं अपने आप को, लेकिन हमारा हाथी बीमार हो जाए तो बाहर से लोग हमें आके बताते हैं 25 करोड़ को कि भाई अपने जानवर का आपने कैसे ख्याल रखना है। और गंद उठाने के लिए भी बाहर से लोग आके हमें बताते हैं कि भाई गंद ऐसे नहीं फेंकना चाहिए। तो कुछ हम थोड़ा अपना ख्याल खुद कर लें तो ज्यादा बेहतर होगा। हो सकता है कि ये बातें आपको बुरी लगें, मुझे भी बहुत बुरी लग रही है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं अपने आप को सुना रहा हूं, पर क्या करें, कभी कभी इंसान को अपने आप से भी हकीकत पर मबनी बातें करनी चाहिए। दुनिया का सबसे खतरनाक और जहरीला झूठ वो होता है जो आप अपनी जात से बोलते हैं, अपनी जात को तसल्लियां देते हैं, उस झूठ के नतीजे में तबाही होती है। तो थोड़ा सा सच हमें देखने की जरूरत है और चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। ये हमारा मुल्क है, हमने इसको अच्छा लेके चलना है, हमने इसको साफ रखना है। टूरिस्ट आके अगर इस तरह की चीजें हमारे साथ शेयर कर रहे हैं तो ये कोई हमारे लिए कोई ज्यादा काबिल फख्र बात नहीं है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।